हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज के हम लोग सेशन में करने वाले हैं सीडीपी, और ये सीडीपी आपका पेपर 2 का है। और ये मैं आपको बता दूं, 8 जनवरी 2022 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 का सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का करेंगे। इससे पहले पेपर 1 का पेपर 2 का हमने बहुत सारा वीडियो करवाया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ईवीएस मैथ सीडीपी पेपर 1 का भी हमने करवाया है, उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। पेपर 2 का भी हमने मैथ साइंस करवाया है और सीडीपी भी करवाया है। अभी हम सीडीपी का चला रहे हैं सेशन, क्योंकि फ्रेंड्स सीडीपी जो है ना, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए पीवाईक्यू करना मस्ट हो जाते हैं हम सभी लोगों के लिए। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी लोग कंटेंट पढ़ रखे हैं, और इसलिए हम लोग केवल प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट करना चाहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कथन और तर्क वाले इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत बात है। क्योंकि अलग अलग सामाजिक परिवेश के जो बच्चे होते हैं, उनका बचपन अलग अलग होता है, उनका अनुभव बचपन का अलग अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। केवल आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा भी निर्धारित नहीं होता है। दोनों का मतलब भूमिका होता है। विकास में दोनों आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की अन्य क्रियात्मक भूमिका होता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ये बात सही है। जो निर्धारित उम्र सीमा हम लोग बताते हैं, जैसे कि ये हम बताते हैं कि जो बच्चे का अवस्था होता है सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, तो ये 2-2.5 भी हो सकता है। एक एवरेज यहाँ पर बताया जाता है, कोई एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। ये बात भी सही है, क्योंकि सभी बच्चे का विकास का गति अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। हाँ, कोई बच्चे 2 साल में अगर मान लीजिए चलना शुरू कर रहे हैं, कोई 2.5 साल में, कोई 1.5 साल में, तो ये सबका अलग अलग रेट होता है। तो ये भी बात सही है। और देखिए, ये पहला जो स्टेटमेंट है यानी कथन जो ए है, उसका तर्क आर सही है। तो तर्क यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट का व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे कि अगर सभी मनुष्य मछली है और कुछ मछली बुद्धिमान हैं, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। ऐसे क्वेश्चन किस मतलब के स्टेज में बच्चे कर पाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, संवेदी पेशीय चरण में तो ऐसा बच्चा कर ही नहीं सकता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं। तर्क कहाँ होता है, तर्क यहाँ पर फॉर्मल स्टेज में बच्चा करता है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 आपका है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। देखिए, आलोचना की बात की गई है। जीन पियाजे भाषा और विकास को लेकर के दोनों में, मतलब जो वाइगोत्स्की साहब थे और जीन पियाजे, उन दोनों में मतलब अपोजिट बिल्कुल सिद्धांत था दोनों का। जीन पियाजे का था कि पहले विकास होता है फिर भाषा, और वाइगोत्स्की का कहना था कि पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार का। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए, अपने वातावरण का सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं, ये तो मतलब पियाजे साहब का तो है ही नहीं, स्टेटमेंट को हटा दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट, बच्चे में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है, तो इसको भी हटा दीजिए। ये 2 देखिए यहाँ पर है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी वाले यानी कि विकास और भाषा वाला जो स्टेटमेंट है, इसी पर आलोचना इनकी हुई थी। ठीक है, तो बच्चों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये आलोचना की यहाँ पर बात की गई है कि किस सिद्धांत की आलोचना हुई थी, तो नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हो क्या कहलाता है। देखिए, दोनों एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं, तो सहयोगात्मक यानी कि पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ मतलब स्कैफोल्डिंग, जो बच्चों को हेल्प दिया जाता है,
के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा एवं गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता। बिल्कुल देखिए, जो बच्चों को सपोर्ट दिया जाता है, हेल्प किया जाता है, उसको पाड़ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा। देखिए इससे ज़रूर क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग हर शिफ्ट में हर बार पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी, सीडीपी में, तो ये आपको करके जाना है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। देखिए, व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई की यहाँ पर बात की गई है। सर्वोपरि अच्छाई की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास हो जाएगा। इसमें इनका 3 लेवल है, मतलब कि 3 स्टेज है, और हर स्टेज में 2-2 लेवल है, या आप 3 लेवल बोल दीजिए, और हर लेवल में 2-2 स्टेज है। तो आज्ञा पालन ये तो होगा नहीं, ठीक है। और अच्छा लड़का लड़की ये तो दूसरे का आपका हो जाएगा, दूसरे लेवल का हो जाएगा। तीसरा लेवल में आपका आ जाता है, तो ये आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत तीसरे लेवल का लास्ट स्टेज ये आपका है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तिगत अधिकार पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है कि अच्छा क्या है, और वो अपना खुद से निर्णय लेता है, समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून को नहीं मानता है। तो ये आपका हो जाता है फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या है, हावर्ड गार्डनर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बुद्धि के बहुत सारे प्रकार के बारे में इन्होंने बताया था। बुद्धि को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की थी। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने स्थिर विशिष्टता मानने की बात नहीं की थी। 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हावर्ड गार्डनर ने क्या किया था, तो 12 तो नहीं, इनका 9 इनका बुद्धि का प्रकार था। सृजनात्मकता का सिद्धांत ये नहीं दिए थे। बुद्धि एकल संरचना नहीं ये प्रतिपादित किए थे। हाँ, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की थी। हाँ, इस सोच की समालोचना की थी, तो ये बात सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता का ये इन्होंने सिद्धांत बिल्कुल दिया ही नहीं था। एकल यानी विनय साहब ने दिया था एकल संरचना का सिद्धांत। 12 इनका बुद्धि तो होता नहीं है, 8 या 9 होता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में आप देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं बेहतर ढंग से सीखते हैं कैसे, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा घर की भाषा हो। तो बिल्कुल सही है, मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की देखें तो प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता यानी प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो लर्नर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं एवं उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बट आगे के ऑप्शन को अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते हैं, को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निष्क्रिय प्राणी नहीं होते, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन होगा, जो कि पॉजिटिव ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में क्या होगा। जो सोशियो मतलब कि इसको इंग्लिश में देखते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जिसको बोला जाता है, तो इसमें बच्चे निष्क्रिय रूप से तो नहीं सुनते हैं, ये नेगेटिव आपका हो गया। संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए केवल संसाधन तो नहीं होते हैं, यूज करने के लिए भी होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया नहीं माना जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जो सही नहीं है, ठीक है। जो माध्यमिक कक्षा है यानी कि जो मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनमें जेंडर रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए कौन सा सही नहीं है। जेंडर की एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना, एक सामाजिक संरचना के रूप में जेंडर के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये बात सही है, ठीक है। गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, यानी कि मतलब ऐसा काम जो लोगों के माइंड में बना होता है कि लड़कियां नहीं कर सकती है, वैसे काम लड़की से करवाना है। यानी कि क्लास में जैसे कि मैथ्स लड़की भी सॉल्व कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं, तो कोई ऐसा काम जो कि मतलब कोई भी कर सकता है, ठीक है। गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो ये बात सही है।
पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्रण की समालोचनात्मक करते हुए चर्चा करना, बिल्कुल दोनों के बारे में समालोचना करते हुए चर्चा करना, ये सही है। लेकिन यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है तो हमें निगेटिव ढूंढना है। देखिए लास्ट ऑप्शन बच गया है। लास्ट में क्या है, लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो जेंडर रूढ़िवादिता फिर हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था और यही ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यही सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए। देखिए बच्चे में अलग अलग विभिन्नताएं होती है ना, तो उनको संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए, गलत हो गया। अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज करना भी गलत हो गया। सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 4 बच गया, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना चाहिए, तो 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच बढ़ावा देने का उदाहरण है। देखो समालोचनात्मक सोच बढ़ावा देने का उदाहरण क्या हो जाएगा, पादप कोशिका का चित्र बनाइए, इससे उसका समालोचनात्मक कैसे मतलब कि बढ़ेगा, समालोचनात्मक सोच। गणना करने वाला तो बिल्कुल नहीं, समालोचनात्मक सोच में नहीं आएगा। देखिए भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या क्या है, इस तो एक लाइन का है, इससे समालोचनात्मक सोच का बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है, इसमें क्या है कि अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए, तो इसमें बच्चे का समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। देखिए यहाँ पर बाधक पूछा गया है, समता का सिद्धांत तो सही है, समानुभूति की संस्कृति भी सही है, यहाँ पर अगम्य इमारतें हो जाएगा, गम्य इमारतें होनी चाहिए। ठीक है, समावेशन में ये बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए 3rd ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। देखिए समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ, ठीक है, यानी निगेटिव ढूंढना है। अधिगमकर्ता की आवाज़ को महत्व देना, बिल्कुल ये सही है। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, ये भी सही है। कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, तो ये गलत है कि हम कुछ ही बच्चों से ही उम्मीद रख रहे हैं, तो हमें यही तो पूछा गया है कि कौन सा खिलाफ है, तो 3rd जो है खिलाफ है। 4th ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना, ये भी सही है। लेकिन 3rd ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है, और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा इस विचारधारा के खिलाफ है, तो 3rd ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई से जुड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया, विजुअल एम्पावरमेंट तो होगा नहीं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ जो होता है, चलने फिरने उठने बैठने पेन पकड़ने में जो प्रॉब्लम होता है वो होता है, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने से जो प्रॉब्लम होता है, ऑटिज्म जिसमें बच्चा मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि कोई स्टूडेंट है जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में कठिनाई हो रही है, उसका हम अगर सक्सेसफुली समावेशन कक्षा में करना चाहते हैं तो बाधा कौन उत्पन्न करेगा। सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये तो सही है। घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथानकों का इस्तेमाल करना, तो देखिए ये भी आपका सही हो जाएगा। कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, बिल्कुल ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, ये निगेटिव है। व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, ये बाधा उत्पन्न करेगा, तो 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 में आपका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। देखिए इसमें बचने की बात की गई है कि किससे बचना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए टीचर्स को किन चीज़ों से मतलब कि बचना चाहिए। स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति, ये तो सही है। स्वनिर्देशित गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, ये गलत है। जो गिफ्टेड बच्चे होंगे उनको हम अलग लक्ष्य देंगे, सभी बच्चों को एक समान लक्ष्य नहीं देंगे, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बचने की बात की गई है, किससे बचना चाहिए, तो इसी से बचना चाहिए। 3rd ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए फिर अब भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर देना चाहिए। राइट ऑप्शन है, राइट स्टेटमेंट है कि अलग अलग स्थितियों में हमें अवसर बच्चों को देना चाहिए। सीखे गए संप्रत्यय को किन्हीं परिस्थितियों में लागू करने से शिक्षार्थियों का ज्ञान गहरा और दीर्घकालीन हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भी सही है और पहला का ये व्याख्या भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए। फिर यहाँ पर बचने की बात की गई है, ठीक है। त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना, यही निगेटिव आपको मिल गया, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि किससे बचना चाहिए पूछा गया है। और जो भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, उसको हम बिना चर्चा किए खारिज नहीं करेंगे। जो समझ में नहीं आता उसे पहचाना, ये सही है। उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, ये भी सही है। आत्म प्रश्नोत्तरी और आत्म परीक्षण, ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट आपका निगेटिव है और इससे बचना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 23 में क्या है, विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, मतलब उसको रुचि नहीं आता है सीखने में, इसलिए वो विफल हो जाता है। इसे निम्न में से किस द्वारा कम किया जा सकता है। अब इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्य को यथासंभव आसानी से पूरा करने के लिए, आसानी जो वर्ड आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। आसान नहीं करना है या ना हार्ड करना है, कठिन भी नहीं करना है, कठिन वर्ड भी आपका निगेटिव हो जाता है। विद्यार्थियों को कार्यों को सीखने की प्रासंगिकता को समझने में मदद करना, बिल्कुल, तो ये आपका सही है। बट आगे ऑप्शन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सीखने के कार्यों को अबोधगम्य बनाना, ये गलत हो जाएगा कि मतलब वो समझ ही नहीं पाए, ऐसा हम बनाएंगे तो फिर तो और नहीं वो समझ पाएगा, उसको और रुचि नहीं उत्पन्न हो पाएगा। उसके वास्तविक जीवन में सीखने के कार्यों की प्रयोज्यता को निर्दिष्ट नहीं करना, देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, नहीं तो यही ऑप्शन होता, बट यहाँ पर नहीं आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। रॉन्ग ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो 2 है, 2 सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24 में क्या है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब, सीखना प्रभावी इफेक्टिव और प्रासंगिक हो जाता है जब कब नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित न की जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। पिछले ज्ञान से अगर उसको नए विषय वस्तु को अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर सीखना प्रभावी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल, देखिए ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो सकता है। चौथा ऑप्शन अनुबंधित की जाती है, देखिए अनुबंधित नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 25 में है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन होगा, उसमें प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा। पाइथागोरस प्रमेय बताइए, तो इसमें तो कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं होगा। भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताने में कोई प्रक्रिया नहीं है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये प्रोसेस है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, इसमें भी कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये प्रक्रिया हो गया, ठीक है। इसमें प्रक्रिया बताना पड़ेगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसंज्ञान मतलब मेटाकॉग्निशन जिसको बोलते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। अधिसंज्ञान अपने ज्ञान पर मनन करने में मदद करता है, बिल्कुल, मतलब कि हम अपने ज्ञान के बारे में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने सोच के बारे में सोचते हैं, उसको अधिसंज्ञान बोलते हैं, तो ये सही है। अधिसंज्ञान एक निचले क्रम का ज्ञान है, ये गलत है, निचले क्रम का ज्ञान नहीं है, अपर क्रम का है, ऊपर का है। अधिसंज्ञान ज्ञान और अधिगम को निमित्त करते हैं, बिल्कुल। अधिसंज्ञान सोच के बारे में सोच के बारे में सोचना ही अधिसंज्ञान है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 27 नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। समस्या समाधान प्रतिक्रिया में कौन बाधा डालेगा, चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, क्या ये बाधा डालेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे बाधा डालने की बात पूछी गई है, कौन बाधा डालेगा, ठीक है, तो ये बाधा नहीं डालेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, ये भी बाधा नहीं डालेगा। कई संभावित समाधानों की खोज करना, ये भी बाधा नहीं डालेगा, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता, देखिए ये निगेटिव मिल गया, ये बाधा डालेगा। एक ही जगह पर हम स्थिर हो जाएंगे तो फिर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। 28 में क्या है, वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, यानी मिसकंसेप्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट आपका है कि जो मिसकंसेप्शन होता है यानी वैकल्पिक अवधारणा हमेशा निराधार होता है और शिक्षकों द्वारा इन्हें अत्यधिक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। निगेटिव ये हो गया, निराधार निगेटिव हो गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चों की सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। तो देखिए मध्यस्थता करने में सार्थक, बिल्कुल ये सही है। आगे का देख लेते हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं वैचारिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं दर्शाती, तो ये गलत हो गया। वैकल्पिक अवधारणाएं केवल उन्हीं बच्चों में बनती है जिनमें तंत्रिका संबंधी कमी होती है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 29 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नकारात्मक रूप से कौन करेगा, निराशा। देखिए निगेटिव मिल गया, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी यहाँ पर कोई नकारात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 3 ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्य में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर गिरावट का कारण पूछा गया है, तो गिरावट का कारण कौन, गैर नियंत्रणीय और स्थिर। जो स्थिर रहेगा और खुद के ऊपर उसको नियंत्रण नहीं रहेगा, गैर नियंत्रणीय, ठीक है, तो वो गिरावट का कारण बन सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मतलब बाकी जो भी पेयर हैं, एक में नियंत्रणीय पॉजिटिव है तो अस्थिर आपका भी ये भी पॉजिटिव हो जाता है। आंतरिक नियंत्रणीय ये और सही है, आंतरिक अस्थिर भी सही है, बट स्थिर और गैर नियंत्रणीय ये दोनों मतलब जो है की वजह से वो गिरावट बन सकता है, मतलब इन दोनों के वजह से वो गिरावट बन सकता है, गिर सकता है। क्या गिर सकते हैं, विद्यार्थियों को प्रेरणा और इस तरह से कार्य करने में मतलब कि लगे रहना, इस तरह का प्रयास में गिरावट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जो कि 8 जनवरी 2022 का जो ऑनलाइन पेपर सीटेट का आपका हुआ था, पेपर 2 का हमने CDP करवाया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।